नमस्कार, मैं कमल जयपुरी आप सभी का फिर से जयपुरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में। एक ऐसा शब्द जिसकी खोज सभी को होती है। संख्या, हम सभी को पता है कि संख्याएं अनंत तक होती है, लेकिन होती कितनी है, कितने प्रकार की होती हैं। आज इन सब के बारे में केवल और केवल एक ही वीडियो में पूरा संपूर्ण ज्ञान मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, संख्याएं हम यदि शुरुआत से बात करते हैं, जीरो लेवल से बात करते हैं, मैं आज आपको संख्याएं कितने प्रकार की होती है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि एक से, सबसे पहले हम बात करते हैं एक से कि कुछ बच्चों को पता कि संख्या है तो एक से चालू होती है। तो हमने मान लिया कि एक से चालू होती है, 1 2 3 4, कहाँ तक कि सर अनंत तक। ठीक है, मान लिया होती है, लेकिन इन संख्याओं को कहते क्या हैं, क्या परिभाषा है, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है, मैं आपको बता देता हूं, इनको कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्राकृत संख्या। वे संख्याएं, परिभाषाएं साथ में मैं बताता जा रहा हूं कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, जिसका कोई ख़त्म नहीं होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं कहाँ से चालू होती है, प्रारंभ कहाँ से हो रही है, एक से, और ख़त्म कहाँ हो रही है, अनंत पर, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि इन्हीं प्राकृत संख्याओं के आगे, देखिए पहले, यदि इन्हीं प्राकृत संख्याओं के आगे मैं यदि 0 लिख दूं और फिर इन्हीं प्राकृत संख्याओं को लिख दूं, तो इनकी परिभाषा बदल जाती है और इसका नाम भी बदल जाता है। रटने वाली बात नहीं है, केवल और केवल समझने वाली बात है। आप केवल समझिए, जिसमें संख्याएं कितने प्रकार की होती है, पूरा ज्ञान इसी वाइट बोर्ड पर आपके सामने प्रस्तुत रहेगा। देखिए, प्राकृत संख्याओं के आगे यदि मैं 0 लिख देता हूं तो यह बन जाती है पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। केवल और केवल प्राकृत संख्याओं के आगे 0 लिखने से यह संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। तो इसकी परिभाषा क्या कहलाएगी कि यदि हम प्राकृत संख्याओं के आगे 0 लिख देते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि पूर्ण हो गई, या अधूरी थी, इसको हमने क्या कर दिया? 0 लिखने के बाद पूर्ण कर दिया, पूरा हो गई है। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर इसके आगे देखिए, आप समझते जाइए, चेंज होती जाएगी परिभाषा। इसी में सब कुछ करूँगा मैं, जो भी करूँगा, कोई रखने वाली बात नहीं। इसी चीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है ना? ये 0 1 2 3 4, कहाँ तक? अनंत तक। यदि मैं, ये सब प्लस की संख्या है, कोई माइनस नहीं लग रहा है। यदि मैं ऐसी की ऐसी संख्या माइनस में इधर लिख दूँ, ये माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, और कहाँ तक? माइनस के अनंत तक। तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे? तो यदि पूर्ण संख्याओं के आगे ऋणात्मक संख्याएं लिख देते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण की जगह क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है।
पूर्ण की अब क्या हो गई, पूर्णांक हो गई। वे संख्याएं जिसमें धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती है, वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। केवल हमने इन संख्याओं को कहाँ से प्रारंभ किया था, एक से, और कहाँ तक आगे, ऋणात्मक संख्याओं तक आगे। हमने 1 2 3 अनंत तक उन संख्याओं को क्या कहा, प्राकृत संख्याएं। प्रकृति ने बनाई, किसी को क्या मालूम पता नहीं, लिख दिया प्राकृत संख्याएं मान ली। लेकिन जब हम इसमें करेक्शन किया कि प्राकृत संख्याओं के आगे हमने 0 लगा दिया और हमने मान लिया कि हमने 0 लगाने के बाद हमें संतुष्टि मिल गई, तो हमने क्या माना, ये पूर्ण हो गई। तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के आगे 0 लिखने पर क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं। फिर हमने इसमें कुछ करेक्शन किया, 0 के आगे ऋणात्मक संख्याएं लिख दी उल्टी। तो फिर हमने क्या कहा, इनको पूर्णांक कहा। क्या कहा, पूर्णांक। अब इसमें फिर करेक्शन कर रहे हैं। करेक्शन क्या करना है, यहाँ देखिए, यदि इन संख्याओं को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इन संख्याओं को मैं क्या लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। ये यदि मैं इन संख्याओं के नीचे कोई अन्य संख्याएं लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये 4 5 लिखा रहा है, 7 लिखा रहा है, 3 लिखा रहा है, 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, कुछ भी संख्या है। अब इनकी परिभाषा क्या कहलाएगी। मैं एक चीज़ और आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, जब भी लाइन के ऊपर भी अंक लिखा हो, नीचे भी अंक लिखा हो, तो ऊपर वाले अंक को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले अंक को कहते हैं हम हर। ये चीज़ याद रखना, ये छोटी क्लास में भी आ जाती है, बड़ी क्लासों में भी आती है। आज हम ये जो वीडियो बना कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये छोटे लेवल के से हाई लेवल तक के लिए है। यूट्यूब पर आप खोजोगे तो एक ही वीडियो में सारी संख्याओं के बारे में नहीं है, लेकिन जब आप जयपुरी कोचिंग क्लासेस बाय कमल जयपुरी की वीडियो खोजोगे तो आपको मिलेगी एक ही वीडियो में सभी संख्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसलिए अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो जानकारी भर की होती है, सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। यहाँ देखिए आप, इन्हीं ऋणात्मक संख्याओं के नीचे मैंने अन्य संख्याएं लिख दी, तो इनकी परिभाषा क्या कहलाएगी कि वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं या फिर P बटे Q के रूप में। हम अधिकतर किताबों में ये चीज़ रटते हैं, वाक्य रटते हैं, कुछ टीचर रटाते भी हैं, लेकिन परिभाषा बदलना हमारे हाथ में है। तो क्या कि वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती है, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन मैं थोड़ी परिमेय संख्या के बारे में डिटेल बता देता हूँ कि इन्हें हम थोड़ी डिटेल देख लीजिए इसकी परिमेय संख्याओं के बारे में। इन्हें हम अंश बटा हर के रूप में तो लिखते ही हैं, या P बटा Q के रूप में लिखते हैं। उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं जो होती है, ये केवल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में रखिए, तुरंत पता लग जाएगा। ये चीज़ को देखते जाइए माइंड में। पर वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर या P बटा Q के रूप में लिखते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं जो होती है
वह धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी होती है। क्या होती है? धनात्मक के साथ ऋणात्मक भी होती है। उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और कुछ संख्या भी होती है जो परिमेय संख्या होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा पॉइंट इसमें है कि वे रूढ़ की संख्याएं, रूढ़ मतलब ये, वे रूढ़ की संख्याएं जिनका वर्गमूल होता है, वे समस्त संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। वे समस्त संख्याएं जिनका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, वे समस्त संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब आगे देखिए आप, ये भी ऋणात्मक धनात्मक हो सकती है, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। इसी का उल्टा अपरिमेय संख्याएं, इसी का जस्ट हम क्या कर देते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब परिभाषा बदल दो, उल्टी कर दो कि वे समस्त संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर या p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे रूढ़ वाली संख्याएं भी, वे समस्त संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, रूढ़ 3 कोई वर्गमूल नहीं, रूढ़ 7 कोई वर्गमूल नहीं, रूढ़ 5 कोई नहीं है, रूढ़ 11 नहीं है, रूढ़ 21 नहीं है, रूढ़ 35 नहीं है। तो वे समस्त संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं या जिन्हें अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखते हैं, या उन समस्त संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए, इस परिमेय संख्या में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अकेली संख्या, अकेली का मतलब, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है। अकेली संख्या का मतलब 2, 5, 7, ये भी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? अब आप कहोगे सर इसमें बटे में कुछ है ही नहीं, तो मैं कह देता हूँ ऊपर वाला सबके साथ होता है। मतलब 1, समस्त संख्याओं के नीचे ये 1 होता ही होता है। तो जो अकेली संख्याएं होती है वे समस्त संख्याएं भी क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं होती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जिन्हें हम अंश बटा हर या p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिनका वर्गमूल जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है, वे समस्त संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब कुछ और संख्याएं के बारे में बताता हूँ। कुछ और संख्याएं जैसे उल्टा सीधा करते रहेंगे। ये देखिए, मैंने कुछ संख्याएं लिखी आपके सामने। मैं जिस संख्या की परिभाषा आपको देना चाहता हूँ उसको मैं एग्जाम्पल से आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे? 2, 4, 6, 8, 15, 21, 27, 100, 150, 200, 500, 77, ये वे संख्याएं हैं जो किसी न किसी के पाड़े में आती है, यानी कि किसी न किसी संख्या से विभाजित होती है। जैसे मान लो हम भाग दे रहे हैं, किस में भाग दे रहे हैं कि हम भाग दे रहे हैं 27 में। तो 27 में किस किस का पढ़ा जाता है? 3 नम 27, 9 3 27, जा रहा ही जा रहा। तो इसका मतलब ये विभाजित हो रही है, 3 से भी हो रहा है और 9 से भी। आगे देखिए 15 ले लेते हैं हम।
3 के पहाड़े में 15 आते हैं और 5 के पहाड़े में 15 आते हैं, ये भी विभाजित हो गया। तो वे संख्याएं जो किसी न किसी के पहाड़े में आती है, वे संख्याएं जो किसी न किसी अंक के पहाड़े में आती है, वे समस्त संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य का मतलब किसी न किसी से विभाज्य हो ही जाती है, उसके टुकड़े हो ही जाते हैं, कोई ना कोई संख्या उसको अपने पहाड़े में ले ही लेती है, वे समस्त संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप मान लो 35, 7 के पहाड़े में 7 5 35, 5 के पहाड़े में 5 7 35, यानी कि पहाड़े में आ रही है, तो यानी कि 35 क्या हुआ? भाज्य। क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से अभाज्य संख्या छांटिए या कोई 5 भाज्य संख्या लिखिए। तब हम क्या करते हैं, यदि हमें पता हो तो हम लिख देंगे, नहीं पता हो तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो वे संख्याएं जो किसी न किसी के पहाड़े में आती है या किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, वे समस्त संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। इसी का जस्ट उल्टा कर दो, अभाज्य संख्या। मतलब वे समस्त संख्याएं जो किसी के भी पहाड़े से नहीं आती, किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, किसी की भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, केवल और केवल स्वयं से ही विभाजित होती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने से तो विभाजित होती ही होती है। वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ आपको, 17 लिया आपने, 17 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। आप सारे पासबुक ढूंढ लो, केवल 17 अपने ही पहाड़े में आता है। 11, 13, 31, 37, ये समस्त वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल अपने ही पहाड़े में आती है, किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आती हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। मैं आपको एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक बता देता हूँ कि हम भाज्य और अभाज्य के बारे में पढ़ तो लिया है, लेकिन इसमें एक होता है एक, जो कि ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। इस वैज्ञानिकों ने, गणित के वैज्ञानिकों ने एक को आवारा सांड मान लिया। जैसे कि हमने रसायन विज्ञान में हाइड्रोजन को आवारा सांड मान रखा है, वैसे ही गणित में एक ना तो इसको भाज्य माना ना अभाज्य माना, अकेला कर दिया, धुतकार दिया। तो एक ऐसी संख्या है जो तो ना ये भाज्य है ना ही अभाज्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, कभी भी आ सकता है। ठीक है, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, संख्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिली है, तो आप अभी सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जयपुरी कोचिंग क्लासेस बाय कमल जयपुरी, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।